सिस्टम है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम, ये किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, या ये किस तरह से इसकी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब इसकी मुख्तलिफ चीजें हमने देखनी है। बेटा अब आवाज आ रही है? तो अब हमने ये देखना है बेटा कि किस जगह पे एक्सीलेशन मैक्सिमम होती है और किस जगह पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। उसका मैंने आपको कल एक एग्जांपल भी बताया था कि किस जगह पे एक्सीलेशन ज्यादा होती है और किस जगह पे वेलोसिटी ज्यादा होती है। अब इन चीजों को मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको याद करना आसान रहे। सब चीजें मैंने आपको कल समझा दी थी, सिर्फ उनको आज लिखता हूँ, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो है वो टॉपिक करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और थोड़ा मुश्किल टॉपिक भी है। ठीक है बेटा, तो आज मैं उसकी हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की पॉइंट्स लिखता हूँ बेटा। देखिए बेटा, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम में हमने ये देखा था बेटा कि अगर कोई इस तरह से स्प्रिंग है, उसको हम स्ट्रेच करते हैं। सपोज करें बेटा ये एक ब्लॉक है, इसका मास एम है इस तरह से। अब यहाँ पे ये एक स्प्रिंग यहाँ पे अटैच्ड है, हॉरिजॉन्टल ये हेलिकल स्प्रिंग है बेटा। ठीक है, और ये मीन पोजीशन पे होता है बेटा। ये ब्लॉक जो होता है बेटा, ये मीन पोजीशन पे होता है। इसको हम कहते हैं ब्लॉक को बेटा कि ये मीन पोजीशन है। आपको पता है बेटा कि जब ये मीन पोजीशन पे होता है तो स्प्रिंग न स्ट्रेच्ड होता है और स्प्रिंग न ही कंप्रेस्ड होता है। तो स्प्रिंग न स्ट्रेच है न कंप्रेस्ड है, तो मीन्स ये ब्लॉक जो होगा इसके ऊपर किसी भी किस्म की रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगी, क्योंकि मीन पोजीशन पे जब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। और आपको हुक्स लॉ से पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। तो जब कोई भी ब्लॉक मीन पोजीशन पे होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो माना जाता है। डिस्प्लेसमेंट इसलिए जीरो माना जाता है क्योंकि मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बताई थी कि डिस्प्लेसमेंट का मकसद होता है कि डिस्टेंस बिटवीन पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड मीन पोजीशन। जब ऑब्जेक्ट है ही मीन पोजीशन पे तो पोजीशन ऑफ द बॉडी और मीन पोजीशन सेम होते हैं। इसलिए जब कोई भी ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जीरो माना जाता है। ठीक है, अब अगर इसको हम इस तरह से बेटा, इस स्प्रिंग को इस तरह से हम स्ट्रेच करें बेटा, और स्प्रिंग को स्ट्रेच करके हम ले जाएं इस मास को बेटा एक्सट्रीम पोजीशन पे, इस तरह से बेटा हम इस हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम को स्ट्रेच करके यहाँ पे ले आए। और आपको पता है जैसे ही हम स्ट्रेच करना शुरू कर देंगे और ये इस तरह मूव करना शुरू कर देगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे हम इसको मूव करवाएंगे तो यहां से लेकर यहां तक हम मूव करवाएंगे विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब मूव करवाएंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारी अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल होगी।
और जैसे जैसे ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाएगी मींस अप्लाइड फोर्स भी बढ़ती जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किस तरफ होता है बेटा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है बेटा, जबकि रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होता है बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन जो होता है वो टुवर्ड्स लेफ्ट होता है, इस तरह से। और जब बॉडी यहाँ पे आती है तो इसके अंदर बेटा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होती है। और जब हम किसी भी मास को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक ले जाते हैं तो बेटा ये हम रिस्टोरिंग फोर्स के खिलाफ ले जाते हैं। और आपको पता है कि अगर किसी भी मास को इलास्टिक फोर्स के खिलाफ हम अगर मूव करवाएंगे तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि इसको मूव करवाते हुए हमने वर्क किया है, हमने फोर्स लगाई है, फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ है और ये अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स हुआ है। तो अगर हम वर्क करते हैं अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स तो वो हमारा वर्क स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। और ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स नहीं होगा, ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होगा। इसलिए क्योंकि हुक्स लॉ कहता है कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाएगी। और आप अगर बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं, इसका मकसद है जब आप मीन से एक्सट्रीम तक लेके जा रहे हैं तो आपको फोर्स अपनी बढ़ानी पड़ेगी, मीन्स ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होगा और आपका किया हुआ वर्क जो होता है वो स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। अब जब आप इस ब्लॉक को यहाँ पे छोड़ते हो बेटा, जब आप इस ब्लॉक को यहाँ पे छोड़ोगे तो ये ब्लॉक वापस मूव करेगा बेटा, ये ब्लॉक वापस मूव करेगा इस तरह से। और मैंने कल आपको डेटा बताई थी कि ब्लॉक की यहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है और जैसे ही ब्लॉक इस तरफ जाएगा तो ब्लॉक एक्सीलेट करेगा क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स इसको ले आएगी। और जब कोई भी फोर्स किसी भी बॉडी को मूव करवा रही होती है तो उसमें एक्सीलेशन होती है। इसलिए जब ब्लॉक को हम एक्सट्रीम पोजीशन पे छोड़ेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस जब मीन पोजीशन की तरफ लेके आएगी तो ये फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स होगी क्योंकि हमने अपनी अप्लाइड फोर्स यहाँ पे खत्म कर दी है, जिसका नतीजा क्या निकलेगा कि ये ब्लॉक एक्सीलेट करता हुआ मीन पोजीशन पे आएगा, लेकिन ये डिक्रीजिंग एक्सीलेशन होगी। मैंने कल आपको डेटा बना के इसका बताया था कि ये एक्सीलेशन तो होती है, डिक्रीजिंग एक्सीलेशन होती है। और आपको पता है डिक्रीजिंग एक्सीलेशन वो एक्सीलेशन होती है जिसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी कम हो रही होती है लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही होती है। नतीजा ये निकलता है कि 0 वेलोसिटी से यहाँ से बॉडी शुरू करती है और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है। जब ये बॉडी वापस मीन पोजीशन पे आती है तो रिस्टोरिंग फोर्स 0 हो जाती है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके ऊपर पहले ही हम 0 कंसीडर किए हुए, तो ये बॉडी यहाँ पे रुकेगी नहीं, इनर्शिया की वजह से ये बॉडी इस तरह आगे चली जाएगी। जब ये बॉडी इस तरह आगे चली जाएगी तो ये क्या करेगी, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी। अब जब ये बॉडी स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी तो स्प्रिंग क्या करेगा, अब इसकी वेलोसिटी को कम करना शुरू करेगा, मींस जब ये इस तरफ जाएगी तो इसके अंदर डिसलरेशन पैदा होगी। आप कह सकते हैं कि जब बॉडी एक्सट्रीम टू मीन आएगी तो एक्सीलेट करेगी और जब ये बॉडी मीन टू एक्सट्रीम जाएगी तो डिसलरेट करेगी। ठीक है, अब इसके अंदर आप डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देख लें। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन टू द पोजीशन ऑफ द बॉडी होता है। ये डिस्प्लेसमेंट इस साइड पे निगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स को निगेटिव माना जाएगा और यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी उसका डायरेक्शन ये होगा और यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स को पॉजिटिव माना जाएगा। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि डिस्प्लेसमेंट को मैंने पॉजिटिव क्यों लिखा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ है, राइट की तरफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, पॉजिटिव होता है। और आप ये सोचोगे मैंने यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स को नेगेटिव क्यों लिखा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स को इसलिए मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ कि रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन जो होता है यहाँ पे टुवर्ड्स लेफ्ट होता है बेटा।
तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको जो है वो निगेटिव और पॉजिटिव किया है। ठीक है बेटा, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट की तरफ है तो वेक्टर है निगेटिव है। देखें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निगेटिव की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है तो निगेटिव है, और यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ। अब रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ इसलिए क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग की वजह से आती है, और जब स्प्रिंग इस तरह कंप्रेस होगा तो ये स्प्रिंग फोर्स इस तरफ लगाएगा। तो आप देख सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। और इस बॉडी के अंदर जो एक्सीलेशन आती है, ये एक्सीलेशन किस वजह से आती है? ये एक्सीलेशन आती है रिस्टोरिंग फोर्स की तरफ से। और आपको न्यूटन का लॉ कहता है, न्यूटन क्या कहता है? न्यूटन कहता है कि जब फोर्स लगेगी एक्सीलेशन पैदा होगी, और उस एक्सीलेशन का डायरेक्शन जो होगा वो ऑलवेज फोर्स वाला होगा। तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, तो इसमें पैदा होने वाली एक्सीलेशन या डिसलरेशन का डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स क्या होगा? मीन पोजीशन। क्योंकि एक्सीलेशन का डायरेक्शन भी इस तरफ है और डिसलरेशन का डायरेक्शन भी इस तरफ है, क्योंकि जब बॉडी इस तरफ जाएगी डिसलरेट करेगी, और डिसलरेशन का डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है। बॉडी इस तरफ जा रही है लेकिन डिसलरेट कर रही है, और डिसलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। थर्ड चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया है। इसके बाद फिर क्या होगा? इसके बाद ये होगा बेटा कि बॉडी फिर यहां से वापस आ जाएगी बेटा, इस तरह से बॉडी वापस इस तरह से मीन पोजीशन पे आएगी, लेकिन मीन पोजीशन पे फिर रुकेगी नहीं, और इनर्शिया की वजह से आगे मूव कर लेगी बेटा वापस एक्सट्रीम पोजीशन तक, और ये बॉडी इस तरह से वापस एक्सट्रीम तक जाएगी, और ये इस तरह से वाइब्रेट करती रहेगी। तो इससे आप देख सकते हैं कि जब इस तरह से स्प्रिंग के साथ आप किसी भी मास को स्ट्रेच करके उसको मीन पोजीशन से आगे एक्सपेंड करते हैं, स्ट्रिंग जो स्प्रिंग होता है उसके अंदर एक्सपेंशन आती है, या इस स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन आती है, तो उसके नतीजे में उस स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होती है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स इस बॉडी को सिंपल हार्मोनिक मोशन में वाइब्रेट करवाने की जिम्मेदार होती है। ठीक है, और आपने ये भी देखा कि जब मीन पोजीशन से आप इसको एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाते हो, तो एक्सट्रीम पोजीशन तक जब ले जाते हो आप, तो इसके अंदर आप फोर्स लगाते हो, आप एक्सटर्नल एजेंसी हो, आप इसको फोर्स लगाते हो, एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स लगाती है, और एक्सटर्नल एजेंसी की फोर्स की वजह से बॉडी डिस्प्लेसमेंट तय करती है, तो वर्क होता है, और उसी वर्क की वजह से उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आती है, क्योंकि आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स, और वही पोटेंशियल एनर्जी फिर इस तरह से इसके अंदर जो है वो वाइब्रेट कर रही होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे वर्क मैक्सिमम होता है, क्योंकि वर्क डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। जब आप मीन पोजीशन से वर्क करके एक्सट्रीम पे जाते हो, तो आपने बॉडी को ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट तय करवा दिया है, तो आपका वर्क मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। लेकिन जैसे ही ये बॉडी आप छोड़ोगे, ये बॉडी एक्सट्रीम टू मीन आएगी, तो आपको पता है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब ये मीन पोजीशन पे आएगी तो इसके अंदर टोटल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। जब ये लेफ्ट साइड की तरफ जाएगी तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी, और स्प्रिंग को जब कंप्रेस करेगी तो वापस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। फिर ये एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएगी, फिर पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो इस तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जीज भी एक दूसरे के अंदर इस तरह से पीरियडिकली जो होती हैं, वो इस तरह से जो है वो चेंज होती रहती है। कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी होती है और कहीं पे काइनेटिक एनर्जी होती है। अब अगर आप इसको देखें तो इसकी मोशन वाइब्रेटरी भी होती है और इसकी मोशन पीरियडिक भी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और अभी आपने देखा है कि इसके अंदर एक्सीलेशन भी होती है, और उस एक्सीलेशन का डायरेक्शन जो है वो ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन भी होता है, और इसका डायरेक्शन ऑलवेज जो होता है वो अगेंस्ट होता है
डिस्प्लेसमेंट के जो एक नेसेसरी कंडीशन होती है किसी भी बॉडी की मोशन की सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए, तो इस मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर सब वो प्रॉपर्टीज मौजूद हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए जरूरी है। लेकिन याद रखिएगा कि हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन उसी सूरत में होगी जब फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे फ्रिक्शन मौजूद होगी तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। जैसे मैंने कल आपको दिखाया था कि जब डैम्पिंग फोर्स आ जाती है तो डैम्पिंग फोर्स की वजह से वो मोशन पीरियडिक फिर नहीं रहती। तो वाइब्रेटरी मोशन, हर वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती। और वाइब्रेटरी मोशन का सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती हैं जिनको फॉलो करती है बॉडी, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में कहलाती है। अब आप यहाँ पे एक्सीलेशन भी मैं बना देता हूं कि एक्सीलेशन बेटा जो होगी इस बॉडी के अंदर, यहाँ पे एक्सीलेशन का डायरेक्शन ये होगा, और इस जगह पे अगर आप देखोगे तो बॉडी के अंदर एक्सीलेशन का डायरेक्शन इस तरफ होगा। अब इसकी मुख्तलिफ पॉइंट्स में लिख लेता हूं बेटा कि एट एक्सट्रीम पोजीशन बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन राइट साइड की बेटा, ठीक है। राइट साइड पे जब बॉडी इस तरह से राइट साइड पे यहाँ पे होती है तो ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये है राइट साइड की एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे पहली बात ये होती है कि बेटा एक्स जो होता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ग्रेटर देन 0 होता है, और ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। बेटा ग्रेटर देन 0 मैंने क्यों लिखा है, ग्रेटर देन 0 इसलिए लिखा है क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, और कोई भी वैल्यू जो पॉजिटिव होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है बेटा। और इसके अंदर बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बेटा वर्क करने से आती है। जब इसको वर्क करके हम यहाँ पे ले आते हैं तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम यहाँ पे होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होती है। और यहाँ पे बॉडी रेस्ट में होती है तो वेलोसिटी 0 होती है, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। अब जब हम इस बॉडी को बेटा छोड़ेंगे तो ये बॉडी एक्सीलेट करेगी, और इस जगह पे इसके ऊपर बेटा जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स लेस देन 0 होती है, लेकिन ये मैक्सिमम होती है। लेस देन 0 का मकसद होता है इसका डायरेक्शन बेटा लेफ्ट की तरफ होता है, निगेटिव की तरफ होता है, और जब निगेटिव की तरफ इसका डायरेक्शन होता है तो उसको लेस देन 0 कहा जाता है, क्योंकि निगेटिव नंबर जो होता है वो लेस देन 0 होता है। इसलिए हम इसको रिस्टोरिंग फोर्स को यहाँ पे लेस देन 0 कहते हैं। ये डायरेक्शन को शो कर रहा है कि इसका डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो मैक्सिमम होता है बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, ये रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होती है, और एक्सीलेशन भी बेटा लेस देन 0 होती है और मैक्सिमम होती है, क्योंकि जब आप इसको छोड़ोगे तो मैक्सिमम फोर्स लग रही है, और जहां पे फोर्स ज्यादा लग रही होगी वहां पे एक्सीलेशन भी बेटा ज्यादा लग रही होगी। तो आप कहोगे कि इस एक्सट्रीम पोजीशन पे ये चीजें होती है। अब हम कर लेते हैं बेटा मीन पोजीशन पे या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बेटा। इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर क्या होता है बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटा वो 0 हो जाता है, और जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है बेटा, और यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स भी जो होती है बेटा ये 0 हो जाती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ रिस्टोरिंग फोर्स बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स 0, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स आती स्ट्रेच करने से बेटा। और इसकी काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी ये मैक्सिमम हो जाएगी बेटा,
वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, मैक्सिमम होगी, और एक्सीलेशन बेटा यहाँ पे 0 होती है, और यहाँ पे बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन बेटा, इस जगह पे बॉडी की मोशन यूनिफॉर्म मोशन होती है। बॉडी की मोशन जो होती है बेटा, मेन पोजीशन पे बॉडी की मोशन यूनिफॉर्म मोशन होती है, इसीलिए इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहा जाता है, क्योंकि इस पोजीशन पे फोर्स 0 होती है। जब फोर्स 0 होती है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगी बेटा। अब हम करते हैं बेटा एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन लेफ्ट साइड की बेटा, लेफ्ट साइड की एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है बेटा, इस तरह से जब बॉडी यहां पे आ जाती है बेटा, इस तरह से जब बॉडी यहाँ पे आ जाती है बेटा, तो ये होती है एक्सट्रीम पोजीशन, और ये कौन सी होती है बेटा, लेफ्ट की। और ये जो होती है बेटा, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये एक्सट्रीम पोजीशन बेटा राइट साइड की है। मैंने ऊपर भी लिखा है, यहाँ पे भी लिख दिया। और ये बेटा एक्सट्रीम पोजीशन लेफ्ट की तरफ है। अब अगर आप देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटा, वो लेस देन 0 होता है, लेकिन मैक्सिमम होता है। लेस देन 0 इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है, निगेटिव लेस देन 0 होता है बेटा। और रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है बेटा, ग्रेटर देन 0 होती है और मैक्सिमम होती है बेटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम। और एक्सीलेशन बेटा ग्रेटर देन 0 होती है, और ये भी मैक्सिमम होती है बेटा। ग्रेटर देन 0 इसलिए क्योंकि इनका डायरेक्शन जो होता है वो राइट साइड की तरफ है, राइट साइड की तरफ ये पॉजिटिव होते हैं बेटा। और वेलोसिटी जो होती है बेटा 0 होती है, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक ही मोशन के साथ है। यहाँ पे बॉडी इस जगह पे और इस जगह पे रेस्ट पे होते हैं बेटा। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा मैक्सिमम होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बेटा, इसके अंदर मैक्सिमम होती है। तो ये हो गई बेटा मुख्तलिफ चीजें जो इसकी डिफरेंट जगहों पे आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम है, ये हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम उसी कंडीशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन में हो सकता है जब उस सरफेस के ऊपर, जिस सरफेस के ऊपर ये वाइब्रेट कर रहा होता है, उस सरफेस के ऊपर अगर फ्रिक्शन 0 है, तो ये हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम को जब आप इस तरह से अपनी मीन पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन से इसको थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ोगे, तो आपके डिस्प्लेस करने के वजह से उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स आएगी। और रिस्टोरिंग फोर्स लाने के लिए जब आप उसके ऊपर वर्क करते हो, तो आप उसको एनर्जी दे रहे होते हो, और वही एनर्जी जो होती है फिर इस तरह से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर मूव होती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये हो गई बेटा हमारे पास हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम। अब ये जो हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम है बेटा, इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इसके अंदर कांस्टेंट रहती है बेटा। इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि टोटल एनर्जी का मकसद होता है सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इसकी सेम रहेगी, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन जब नहीं होती तो एनर्जी को कम ज्यादा करने वाली कोई फोर्स नहीं होती, क्योंकि एनर्जी कम ज्यादा डिसिपेटिव फोर्स से होती है। और यहाँ पे डिसिपेटिव फोर्स एक फ्रिक्शन हो सकती है, और फ्रिक्शन को हम पहले ही 0 कंसीडर किए हुए। तो आप कह सकते हैं बेटा कि इसके अंदर जो चीज कांस्टेंट रहती है वो इसका टाइम पीरियड कांस्टेंट रहता है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, और इसकी टोटल एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूं कि इन यूनिफॉर्म सॉरी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड, ठीक है,
टाइम पीरियड, ठीक है बेटा, टाइम पीरियड, टोटल एनर्जी, ठीक है। और भी अगर कोई चीज है तो मुझे बेटा माइंड में नहीं आ रही, ठीक है। आप अगर माइंड में आपके आ रही है तो कमेंट कर दें तो मैं लिख दूं, सबके लिए फायदा होगा। तो ये मुझे तीन चार चीजें अभी माइंड में आ रही हैं, आगे जैसे ही कोई और चीज भी होगी तो मैं इसको लिख दूंगा। तो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, टोटल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट बेटा। ये जो होती हैं ये कांस्टेंट रहती हैं जी। मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा बेटा, मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा बेटा। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन भी हो चाहे, अरे वेवलेंथ सिंपल हार्मोनिक मोशन जी कौन थींदी है, वेवलेंथ वेव जी थींदी है। वेवलेंथ हिन जी कहिड़ी कंदो हरू में उबतियूं न हणो। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंस्टंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इंस्टंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और कौन सी चीज है, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, एक्सिलरेशन, वेलोसिटी, ठीक है। चेंज पीरियडिकली, चेंज पीरियडिकली। मैंने अभी इसको वेव के साथ जोड़ा नहीं है, जब तक मैं वेव के साथ नहीं जोड़ूंगा तो मैं वेव नंबर और इसकी वेवलेंथ कैसे लिख सकता हूं। मैंने अभी यहाँ पे 2 दिनों के अंदर आपके सामने नेम लिया है वेव का, अभी मैंने इसका ताल्लुक ही नहीं बनाया, तो मैं इस स्टेज पे कैसे लिख सकता हूं कि इसकी वेवलेंथ होती है। ठीक है, मैं इसको जोड़ूं अभी, इसको बताऊं, उसके बाद मैं जो चीज इसके साथ कनेक्ट करूंगा वेव के साथ उसका बताऊंगा। अब इसको तो मैंने ये सिंपल हार्मोनिक मोशन लिया, मैंने तो इसका कहीं पे भी आपको नहीं कहा इसका कनेक्शन वेव के साथ हो। जब मैं इसका बनाऊंगा वेव के साथ तो फिर वो चीजें वेव वाली भी बना लूंगा। तो ये सिंपल, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंस्टंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, रिस्टोरिंग फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी चेंजेस पीरियडिकली। पीरियडिकली का मकसद क्या होता है बेटा, देखें यहाँ पे एक्सीलेशन मैक्सिमम होती है 1/4 ऑफ टाइम के बाद, ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे एक्सीलेशन 0, फिर 1/4 ऑफ टाइम के बाद एक्सीलेशन मैक्सिमम, फिर 1/4 ऑफ के बाद एक्सीलेशन 0। ये पीरियडिकली एक मखसूस टाइम के बाद ये मैक्सिमम होती है और मखसूस टाइम के बाद ये 0 होती है। तो ये सब की सब चेंजिंग है, लेकिन ये चेंज कौन सी होती है, पीरियडिक चेंज है। ठीक है, जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है वहां पे एक्सीलरेशन 0 होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप टाइम की कैलकुलेशन करें, आपने इस मास स्प्रिंग सिस्टम को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। ठीक है, जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे, आपने अपना ऑब्जर्वेशन एक्सट्रीम से शुरू किया, जब ये एक्सट्रीम पे है तो यहाँ पे इसकी एक्सीलेशन मैक्सिमम, अब ये एक्सट्रीम से मीन तक जाएगी तो 1/4 ऑफ टाइम में जाएगी, क्योंकि पूरी वाइब्रेशन का टाइम टी होता है। अब पूरी वाइब्रेशन के अंदर 4 बार एम्पलीट्यूड तय होता है, एक्सट्रीम से मीन गया, मीन से दूसरी एक्सट्रीम गया, दूसरी एक्सट्रीम से वापस मीन आया, वापस मीन से जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल एक्सट्रीम पे आ गए। तो एक टाइम पीरियड के अंदर 4 एम्पलीट्यूड तय होते हैं। जब एक वाइब्रेशन के अंदर 4 एम्पलीट्यूड तय होते हैं तो एक वाइब्रेशन का टोटल टाइम 4 हिस्सों में तकसीम होगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन से अगर आप ऑब्जर्वेशन शुरू कर रहे हैं तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी 0 होती है। अब 1/4 ऑफ टाइम के बाद, क्योंकि 4 हिस्से होंगे, जब ये बॉडी मीन पे पहुंचेगी तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगी, वेलोसिटी मैक्सिमम। मीन्स ये पीरियडिक चेंज है। एक होती है ऐसी नॉन पीरियडिक चेंज जिसके अंदर कोई फिक्स चीज नहीं होती कि इतने टाइम के बाद फिर वापस चेंज आएगी। ये फिक्स टाइम के बाद तो ये पीरियडिकली चेंज होती है, और इनके ग्राफ भी जो होते हैं
वो इंटरेस्टिंग ग्राफ्स बनते हैं। तो इनके ग्राफ को अगर आप देखोगे ना तो वो ग्राफ जाके वेव की तरह बनेगा, जिसको मैंने अभी बनाया नहीं है, उसको जब बनाऊंगा तो फिर आपको बताऊंगा। तो ये चीजें होती हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे मैंने आपको कल भी एक इसकी एनिमेशन दिखाई थी, आज भी मैं इसकी एनिमेशन आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब सारी चीजें आपके माइंड में आ गई होंगी। अब इसको वापस आप उस एनिमेशन के अंदर देखिएगा कि ये किस तरह से होता है बेटा। देखिए बेटा, ये मैंने आपको कल भी जो है वो दिखाया था, आज भी मैं वापस आपको दिखा देता हूँ बेटा। ठीक है, इसके अंदर बेटा ये देखें, डैम्पिंग स्ट्रेंथ है, डैम्पिंग स्ट्रेंथ जीरो है, मींस ये बेटा ये जो होती है ये फ्रिक्शन होती है, मैंने फ्रिक्शन को जीरो रख लिया है। और ये स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट के जो होता है, मैंने आपको कल बताया था कि स्प्रिंग कांस्टेंट के जो होता है ये स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग को बताता है। मींस स्प्रिंग जो होता है वो हार्ड या सॉफ्ट है, इसका कैसे पता लगता है। और अगर के की वैल्यू ज्यादा होगी तो स्प्रिंग हार्ड होगा, और के की वैल्यू कम होगी तो स्प्रिंग सॉफ्ट माना जाएगा। और मैंने ये भी आपको कहा था के की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती, क्योंकि के जिस फार्मूला के अंदर आता है उसके अंदर पहले एक माइनस मौजूद है। अगर उसके अंदर के भी निगेटिव ले आया कहीं से, तो फिर ये हुक्स लॉ जो होगा ये पॉजिटिव में चला जाएगा। मींस हुक्स लॉ कहेगा रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, जो नहीं हो सकता। इसलिए के की वैल्यू हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव रहती है। और के की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ द स्प्रिंग पे, और आल्सो डिपेंड करती है ये जो है वो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग पे। तो के की वैल्यू मैंने अभी इनिशियली 1 रखी और मास भी 1 किलोग्राम रखा है। और इसका एम्पलीट्यूड जो होता है बेटा, मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, एम्पलीट्यूड मैंने 0.7 रख लिया। अब आप यहाँ पे देखिएगा बेटा कि ये फोर्सेस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बेटा, ये वेट है, नॉर्मल रिएक्शन, रिस्टोरिंग फोर्स है बेटा। रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो ज्यादा होती है एक्सट्रीम पे। जैसे जैसे ये बॉडी मूव करेगी आप देखोगे ये वेक्टर छोटा होता जाएगा। मैं स्टेप फॉरवर्ड आता हूँ, इसको देखें बेटा, ये बॉडी जैसे जैसे मीन की तरफ आ रही है बेटा, ठीक है, ये बॉडी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये बॉडी मीन पोजीशन की तरफ आ रही है। देखिए ये बॉडी जैसे जैसे मीन की तरफ आ रही है रिस्टोरिंग फोर्स कम हो रही है बेटा। ठीक है, और जैसे ये बॉडी देखें, ये बॉडी जैसे मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही है, तो देखें ये रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ रही है बेटा। देखें ये वेक्टर जो होता है वो बढ़ रहा होता है, देखें। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा है। अब देखें जैसे मीन की तरफ जा रही है बेटा, आप इसको गौर से देखें, ये बॉडी जैसे मीन की तरफ जा रही है रिस्टोरिंग फोर्स बेटा कम हो रही है। आप देखें बेटा, इसको केयरफुली आप इसको देखें बेटा, ये आप इसको केयरफुली देखें बेटा कि ये जैसे ही मीन पोजीशन पे बॉडी आएगी, देखें रिस्टोरिंग फोर्स जीरो हो गई बेटा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स पैदा ही तब होती है जब आप इसको डिस्प्लेसमेंट देते हैं। अब देखें जब ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन जो चेंज होगा। यहाँ पे भी रिस्टोरिंग फोर्स का टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, जब ये बॉडी इस तरह जाएगी तो भी रिस्टोरिंग फोर्स का जो होता है वो ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है। आप देख सकते हैं बेटा इसको, देखिए अब जैसे जैसे बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रही है तो रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ रही है। ठीक है, ये आपका पहला ऑब्जर्वेशन हुआ। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन आप देखें बेटा
काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे देखें बेटा, टोटल एनर्जी है बेटा, टोटल एनर्जी 0.24 जूल है। और बॉडी अभी कहाँ पे, बॉडी अभी एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे इसके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0.24 जूल है। क्योंकि जब कोई भी बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है तो टोटल एनर्जी किस फॉर्म में मौजूद होती है, पोटेंशियल। देखिए काइनेटिक जीरो लिखा हुआ, आप इसको गौर से देखें। अब आप उसकी तरफ देखिएगा। अब मैं इसको फोर्सेस को खत्म कर देता हूं ताकि आपकी इसकी तरफ कंसंट्रेशन न जाए। अब आप यहाँ पे देखिएगा बेटा, ठीक है, जैसे बॉडी मूव करेगी फ्रॉम जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन टू द मीन पोजीशन, तो आप देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। टोटल क्यों कंजर्व रहती है, इसलिए कि डिसिपेटिव फोर्स है ही नहीं, फ्रिक्शन है नहीं। टोटल एनर्जी को कौन डिसिपेट करेगा, कौन खत्म करेगा, इसको कोई नहीं करेगा। तो अब आप देखें बेटा, मैं इसको वापस ले जाता हूं, आप देखें बेटा, आप एनर्जी की तरफ देखें बेटा, देखें टोटल एनर्जी पे आप देखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। जब बॉडी मीन पोजीशन पे आ गई बेटा, देखें बॉडी मीन पोजीशन पे पहुंच गई तो टोटल एनर्जी जो है बेटा 0.24 है और काइनेटिक एनर्जी भी 0.24 है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। अब आप देखें बेटा इसको, अब ये देखिए, ठीक है, ये देखें बेटा, अब फिर क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। अब जब ये वापस आएगा बेटा, एक्सट्रीम टू मीन वापस आ रहा है बेटा, देखें एक्सट्रीम टू मीन आ रहा है, तो फिर आप देखें इसको, ठीक है। अब आप इसको ग्राफ के अंदर देखें बेटा, ठीक है बेटा, ये आप इसको ग्राफ के अंदर देखें बेटा, ठीक है, ये आप इसका बेटा ग्राफ देख ले एनर्जी का। एक साइड पे आ जाए बेटा ताकि इसको समझना थोड़ा मसला हमारे लिए ना हो। ये यहाँ पे सही है बेटा। अब आप इसको देखिएगा ग्राफ को, देखिए अब बेटा जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है बॉडी, ये अब जा रही है बेटा मीन पोजीशन पे, ये बेटा इस तरह से बनेंगे, एक मिनट, ये ग्राफ बन गया बेटा। अब ये प्ले में आएगा क्योंकि ये स्टेप फॉरवर्ड के अंदर ये गुम हो जाता है। मैं इसको बेटा यहाँ पे जो है वो प्ले करता हूँ, ये बॉडी इस तरह मूव करेगी, आप देखिएगा इसके अंदर ग्राफ बनेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये स्टेप फॉरवर्ड के अंदर नहीं बन रहे बेटा, ठीक है। ये देख ले बेटा यहाँ पे, देखिए ये एक्सीलेशन है, वेलोसिटी है और ये पोजीशन है बेटा, ठीक है। ये इसके ग्राफ बन रहे हैं बेटा कि वेलोसिटी जहां पे मैक्सिमम होती है वहां पे आप देखिएगा एक्सीलेशन जो है वो जीरो शो हो रही है, और ये बेटा एनर्जी के ग्राफ आ रहे हैं यहाँ पे, ये देखें ये एनर्जी के ग्राफ आ रहे हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी का और एक जो होता है बेटा ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। ये वेव शेप की तरह बनते हैं क्योंकि वेव जो होती है बेटा वो जीरो से शुरू होके मैक्सिमम होती है T/4 पे, फिर T/हाफ पे, फिर जीरो आ जाती है, फिर 3T/4 में फिर मैक्सिमम होती है। तो सेम ग्राफ इस तरह से बन रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है बेटा इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन इसी सूरत में होगी जब फ्रिक्शन नहीं होगी। अब देखिए मैं इसके ऊपर फ्रिक्शन अप्लाई करता हूं, जब मैं फ्रिक्शन अप्लाई करूंगा तो आप देखिएगा ये टोटल एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी और आखिरकार टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो ये जो है बेटा रुक जाएगा। मैं इसके अंदर डैम्पिंग फोर्स लगा रहा हूं बेटा, मैंने इसके अंदर बहुत ज्यादा डैम्पिंग फोर्स लगा दी। देखिए बेटा टोटल एनर्जी क्या हो रही है, टोटल एनर्जी कम हो रही है और आखिरकार इसकी मोशन रुक जाती है, ठीक है। ये आप देख लें डैम्पिंग फोर्स क्या होती है, वो फोर्स होती है जो इसके अंदर रेजिस्टिव इफेक्ट्स जो है वो पैदा करती है, ठीक है। तो ये हो गई बेटा हमारे पास इस तरह से।
अब मैं क्या करता हूं बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ा देता हूं। आप देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ने से इसकी मोशन फास्ट हो जाएगी और इसकी एनर्जी भी जो है वो ज्यादा हो गई है बेटा। स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ने से देखिए एनर्जी 0.42 पहले थी, अब एनर्जी कितनी हो गई बेटा, 0.1 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसके अंदर सेम एम्पलीट्यूड पे अगर आप स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो बढ़ाओगे तो उसके अंदर एनर्जी जो होगी बेटा वो बढ़ रही है, ये देख ले बेटा। ठीक है, और ये बेटा डैम्पिंग इफेक्ट्स को मैं जीरो कर देता हूँ, क्योंकि डैम्पिंग इफेक्ट्स जो होंगे बेटा, ये देखिए बेटा अब टोटल एनर्जी पहले से बढ़ गई है क्योंकि मैंने के की वैल्यू क्या कर दी है बेटा, बढ़ा दी। के की वैल्यू बढ़ने से बेटा सेम एम्पलीट्यूड के अंदर टोटल एनर्जी जो होती है वो बढ़ रही है। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं बेटा। तो ये हमारे पास हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम, जिसके अंदर मुख्तलिफ चीजों के इफेक्ट्स जो है वो हमने देखने थे। तो हमारा यहाँ पे बेटा हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम खत्म होता है। अब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का कनेक्शन पढ़ना था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ, लेकिन इंशाल्लाह इसको कल डिस्कस करें। कल आपकी क्लास थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि टॉपिक बड़ा है, इसलिए नाश्ता वाश्ता करके आइएगा। ऐसा ना हो कि फिर आप रोना पीटना शुरू कर देते हैं कि अब बहुत हो गया बहुत हो गया। बेटा टॉपिक होता है, बड़ा टॉपिक है, टाइम लेगा। तो कल वाला टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन का ताल्लुक इंशाल्लाह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ देखेंगे कि क्या होता है, किस तरह से बनता है, और उसकी पूरी मैथमेटिकल इक्वेशंस इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे।